औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है दिस इज़ द रेडियो एक्टिविटी और उसमें भी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी का ओरिजिन कहाँ से हुआ और इसकी हिस्ट्री क्या है और फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो किस किस्म की रेडिएशंस एमिट करते हैं और इसके बाद इसमें कुछ इम्पोर्टेंट मेजरमेंट्स हैं जैसे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हाफ लाइफ क्या होती है, किस तरीके से वो कन्वर्ट होते हैं, डिके होते हैं और डिके के बाद किस किस्म के इक्विलिब्रियम्स हमें मिल सकते हैं और उनकी मीन लाइफ टाइम क्या होती है। ये सारा कुछ हम इस आज के चैप्टर में या इस आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है ये आपके पास 1896 में सबसे पहले हेनरी बेक्वर्ल ने इसको डिस्कवर किया था, स्पेशली फॉर न्यूक्लियस। मतलब वैसे तो 1895 में कुछ एक्सरेज जो है वो डिस्कवर हुई थी, वो रॉन्जन ने डिस्कवर की थी और वो इस तरीके से उन्होंने डिस्कवर की थी कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे और उन्होंने देखा कि स्क्रीन के पीछे उनका अपना हैंड था, तो स्क्रीन जो है वो एक्सरेज के ज़रिए उनके हैंड की वजह से एक इमेज एक्सरे का वो डेवलप हो गई फिल्म और उसमें क्या हुआ था कि वो फिर उसके बाद ये जो पिक्चर आई उसमें ये था कि सिर्फ हैंड पर जो बोन्स थी और जो रिंग एक पहनी हुई थी वो मेटल वाली वो नज़र आ रही थी। तो उन्होंने ये बताया था कि ये कुछ इस किस्म की रेज़ हैं जो इमिट हो रही हैं इस सैंपल में से या इस एटम में से या एलिमेंट में से, तो जो ह्यूमन फ्लैश है मतलब जो हमारा ये गोश्त है इसमें से गुजर जाती है, लेकिन ना तो वो बोन्स में से गुजर पाती है और ना ही वो मेटल में से गुजर पाती है। और उन्होंने इनको एक्स रेज का नाम दिया था, क्योंकि एक्स रेज का नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि वो अननोन रेज थी। तो जिस तरह मैथ्स में हम कह देते हैं ना लेट इट बी एक्स, अननोन चीज है, तो इसी तरीके से फिर एक्स रेज को उन्होंने एक्स रे का नाम दे दिया। Right after that discovery in 1896 हेनरी बेक्वर्ल ने यूरेनियम के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना परफॉर्म कर दिए। वो डिस्कवर करना चाह रहे थे कि यूरेनियम सॉल्ट जो है उसमें से भी कुछ रेडिएशंस जो है एमिट होती हैं, तो उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। पहले उन्होंने क्या किया कि यूरेनियम को वो लेते थे, उसको किसी एल्यूमिनियम फिल्म में लपेटते थे और सनलाइट में रख देते थे और उसके आगे एक वो फ़िल्म रख देते थे, जिसको वो फ़ोटोग्राफ़िक प्लेट होती थी जिसको डेवलप करना पर्पस होता था ये देखने के लिए कि आया कि इसमें से कोई रेडिएशंस निकल रही हैं या नहीं निकल रही हैं। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से इस एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। कभी उसको किसी लाइट टाइट बॉक्स में रख देते थे वो यूरेनियम सॉल्ट को और फ़ोटोग्राफ़िक प्लेट को, और बाज़ औक़ात वो क्या करते थे कि डायरेक्ट उसको इन कॉन्टैक्ट रख देते थे और बाज़ औक़ात क्या करते थे कि उसके दरमियान में एल्यूमीनियम की शीट रख देते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि सनलाइट जो है ना वो ना हुई, मौसम ज़रा इस किस्म का था कि जिसमें सनलाइट इतनी प्रॉपर आ नहीं रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि उसको सन में रखने की बजाय उसको उस बॉक्स में रखा जिसमें से एक ड्रॉअर टाइप में, और उसमें उन्होंने फ़ोटोग्राफ़िक फ़िल्म जो थी उसको और पाउडर को इन कॉन्टैक्ट रख के तो बंद कर दिया। नेक्स्ट डे देखा तो वो जो फ़िल्म थी ना वो डेवलप हुई हुई थी, जिससे उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ रेडिएशंस जो है ना इस यूरेनियम में से एमिट हो रही हैं। उसके बाद फिर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए कि ऐसे बॉक्स में उसको रखा जिसमें से लाइट पास नहीं कर सकती थी, और फिर 2-3 तरीके से, यानी बाज़ औक़ात उसको एल्यूमीनियम शीट में रैप करके और बाज़ औक़ात एल्यूमीनियम शीट के बगैर फ़ोटोग्राफ़िक प्लेट के साथ सॉल्ट को रख दिया। और जो रिज़ल्ट्स थे जब उसको खोला उन्होंने 1 दिन के बाद, तो वो काफ़ी एस्टोनिशिंग थे, क्योंकि जो फ़ोटोग्राफ़िक प्लेट थी वो डेवलप हो चुकी थी, यानी उसके ऊपर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स जो थे वो आए हुए थे, जिसका मतलब है कि कुछ ना कुछ रेडिएशंस जो है ना, एक्टिव रेडिएशंस, वो यूरेनियम में से एमिट हुई हैं। उन्होंने इसका नाम दे दिया बेक्वर्ल का, इन रेज़ को नाम दिया गया बेक्वर्ल रेज़ का। तो लेकिन लेटर इनको चेंज कर दिया गया और इनका नाम रख दिया गया रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, ताकि इसमें जो हर किस्म की रेडिएशंस जो हैं, जो ना सिर्फ यूरेनियम से बल्कि और भी मुख्तलिफ सब्सटेंसेस से एमिट हुई हैं, जैसे थोरियम, रेडियम, पोलोनियम और एक्टीनियम से, उनको भी ये कहा जा सके, क्योंकि सिर्फ यूरेनियम से निकलने वाली जो रेज़ थी उनको बेक्वर्ल रेज़ का नाम दिया गया था। अब बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए। ये जो टॉपिक था ये बहुत ही उस वक़्त की रिसर्च कम्युनिटी के लिए इंटरेस्ट प्रोवोकिंग था। तो उसमें फिर बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट लिया और बहुत सारे लोगों ने इस पे काम करना शुरू कर दिया। जैसे लॉर्ड रदरफोर्ड और विलार्ड ने इसके ऊपर काम किया।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेडिएक्टिव रेडिएशंस जो है 3 टाइप की इन्वेस्टिगेट की। उन्होंने कहा कि जो एक बहुत सॉफ्ट किस्म की रेडिएशंस हैं और जो ईज़िली एब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं और जिनसे इंटेंस आयोनाइज़ेशन पैदा होती है ना, वो अल्फ़ा रेज़ है। और वो रेडिएशंस जो ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन, और जिनका जो आयोनाइज़ेशन एनर्जी है या जो आयोनाइज़ेशन कम प्रोड्यूस करती हैं, उनको बीटा रेज़ का नाम दे दिया। और एंड पे विलार्ड ने एक और किस्म की रेज़ जो है वो डिस्कवर की। उसने कहा ये जो तीसरी किस्म की रेज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है पहले वाली दोनों की निस्बत, और इसके अलावा ये कोई किसी किस्म की आयोनाइज़ेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं। तो उसको उन्होंने नाम दे दिया गामा रेज़ का। अब उस ज़माने में जो मैडम क्यूरी थीं, और मतलब मैरी क्यूरी और उनके जो हस्बैंड थे, ये दोनों भी इसके ऊपर काम करना स्टार्ट हो गए, रेडिएशन के ऊपर। इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया 1913 1905-6 के आसपास। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने रेडियम ली, और रेडियम को लेकर तो एक लेड ब्लॉक में एक होल ड्रिल करके ना उसकी बॉटम में इसको रख दिया। जब उसमें रखा तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके ऊपर एक इन्होंने रख दी फोटोग्राफिक फिल्म, और इस सारे अरेंजमेंट को रखा इन्होंने एक एयर टाइप चैम्बर सी में, और राइट एंगल पर इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई कर दिया। जिस तरीके से आइसोटोप्स में हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं टू जस्ट आइडेंटिफाई देम, उनका रेडियस वगैरह और उनका मास वगैरह मालूम करने के लिए। तो अब इन्होंने क्या किया, इसको जो फोटोग्राफिक प्लेट है इसको काफ़ी लॉन्ग एक्सपोजर के लिए रख दिया इसको ना। तो क्या हुआ कि 3 डिफरेंट जगहों पर ब्लैकनिंग उन्हें मिली, यानी फोटोग्राफिक फिल्म 3 जगहों पर डेवलप हुई, जिससे पता चला कि 3 डिफरेंट किस्म की रेडिएशंस है। एक जो है जो लेफ्ट साइड पे गई है जिसका रेडियस लार्ज है, उसको अल्फा का नाम दिया गया। जो राइट साइड पे मूव की जिसका जो रेडियस था कंपैरेटिवली अल्फा की निस्बत छोटा था, उसको बीटा का नाम दिया गया। और एक रेज़ ऐसी भी थी जो ना राइट पे गई ना लेफ्ट पे गई, मतलब बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं हुई और वो सीधी गुजर गई। तो इसका मतलब है कि वो अनचार्ज थी, इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट नहीं हुई। क्योंकि ये तो आप लोगों को पता है कि जो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जब हम उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, वो डिफ्लेक्ट कर देता है चार्ज पार्टिकल को। यानी अगर वो सीधा जा रहा है तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है तो वो अपना रास्ता जो है दाएं या बाएं बदल लेता है, यानी टर्न हो जाता है, थोड़ा सा सर्कुलेट करवाना इसका काम होता है। तो फाइनली यहाँ से फिर पता चला कि 3 किस्म की रेज़ हैं, वो जो बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं हुई, जो अनअफेक्टेड रही मैग्नेटिक फील्ड से, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो वो आपके पास बनी गामा रेज़। तो इन्हीं की बेसिस पर कुछ प्रॉपर्टीज़ अल्फ़ा, बीटा और गामा की हमें मिलती हैं। मतलब इस ग्रुप ने, मतलब मैडम मैरी क्यूरी और इनके जो हस्बैंड थे, इन्होंने इनको ज़्यादा स्टडी किया, मतलब और किस्म के एलिमेंट्स भी, इवन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स भी डिस्कवर किए, जिसमें पोलोनियम और रेडियम ये सारे शामिल हैं। तो अल्फ़ा रेज़ की जो प्रॉपर्टीज़ इन्होंने बताई वो ये थी कि अल्फ़ा रेज़ जो हैं ये रेडियोएक्टिव मटेरियल से लार्ज वेलोसिटीज़ के साथ एमिट होते हैं, जो वेलोसिटीज़ 1.4 × 10⁻⁷ से 2.3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड हो सकती है। जो वेलोसिटी अल्फा रेज़ की है वो डिपेंड करती है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस पर जिसमें से वो एमिट हुई है। यानी यूरेनियम में से निकलने वाले अल्फा रेज़ की वेलोसिटी 1.4 × 10⁻⁷ हो सकती है, जबकि थोरियम में से निकलने वाले अल्फा रेज़ की वेलोसिटी ज़्यादा है, दैट इज़ 2.3 × 10⁻⁷। फिर आपके पास अम, जो अल्फा रेज़ हैं वो आयोनाइज़ेशन प्रोड्यूस करती हैं इन द गैस, जिसमें से भी वो पास करती हैं। आयोनाइज़ेशन पावर 100 टाइम्स ग्रेटर है बीटा रेज़ की निस्बत, और 10,000 टाइम्स ग्रेटर होती है गामा रेज़ की निस्बत। जो अल्फा रेज़ हैं ये अफेक्ट करती हैं फोटोग्राफिक प्लेट को, लेकिन इनका इफेक्ट बहुत फीबल होता है, यानी हल्का सा आपको इफेक्ट नजर आता है। इसके अलावा ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं जिंक सल्फाइड में, बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड पर। रेंज जो अल्फा पार्टिकल की होती है वो मालूम की जाती है बस सिंटिलेशन से। सिंटिलेशन डिटेक्टर्स भी हमारे पास होते हैं। अल्फा पार्टिकल जो है वो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद बिल्कुल इनकी सिंटिलेशंस खत्म हो जाती हैं, यानी इनकी रेंज खत्म हो जाती है, यानी इनकी आयोनाइजेशन मजीद ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो डिस्टेंस जो अल्फा पार्टिकल एयर में ट्रेवल करते हैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो डिस्टेंस जो एयर में अल्फा पार्टिकल ट्रैवल करते हैं उसको हम रेंज इन द एयर कहते हैं। ये रेंज जो है 2.70 सेंटीमीटर से 8.62 सेंटीमीटर तक हो सकती है यूरेनियम और थोरियम के केस में। तो रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल डिपेंड करती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट थ्रू विच द रेज आर गिवन आउट।
रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेट जो डिपेंड करती है अल्फा पार्टिकल्स की, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे डिपेंड करती है, जिसमें से ये आपके पास एमिट होते हैं। दूसरा नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, और तीसरा ये रेंज जो है ये प्रोपोर्शनल होती है क्यू पावर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल पर। तो इसके अलावा ये जो आयोनाइजेशन है, फर्स्ट इंक्रीज करती है स्लाइटली, उसके बाद मैक्सिमम पर पहुंचती है और फिर सडनली ड्रॉप हो जाती है जीरो पर। और यहाँ से पता चलता है कि आयोनाइजेशन जो है ना मुकम्मल जीरो हो जाती है जैसे ही अल्फा पार्टिकल अपनी रेंज कंप्लीट कर लेते हैं। जो अल्फा रेज हैं ये स्कैटर्ड होती हैं जब ये किसी थिन शीट ऑफ माइका या गोल्ड फाइल वगैरह में से पास करती हैं। एंगल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम इट्स स्टार्ट पाथ अल्फा रेज जो हैं क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स होती हैं तो इसलिए ये डिफ्लेक्ट होती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। इसके अलावा आपके पास जो अल्फा रेज हैं ये हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं। अगर आप अल्फा पार्टिकल्स के से एक्सपोज होते हैं तो फिर बॉडी के ऊपर इनक्योरेबल बर्न्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज। बीटा रेज जब बीटा रेज जो है इनकी अब हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। अच्छा जी, हमने बात की है अल्फा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज की, अब हम आगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज पर। तो बीटा रेज जो है ये जब किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से निकलते हैं तो ये बहुत हाई वेलोसिटी पर एमिट होते हैं और इनकी वेलोसिटी ऑफ लाइट की रेंज में होती है। ये आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं एयर में, लेकिन इनकी जो आयोनाइजेशन है एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल बहुत कम होती है क्योंकि इनके लेस मैसिव होते हैं एज कम्पेयर टू ये लेस मैसिव होते हैं एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। दूसरा जब हम इनको देखते हैं तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो अल्फा पार्टिकल की निस्बत ज़्यादा होती है एज ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। बीटा पार्टिकल्स जो हैं ये एटम्स के साथ जब कोलाइड करते हैं तो ये स्लो डाउन हो जाते हैं। इसके अलावा ये अपना पाथ भी चेंज कर लेते हैं। जैसे अगर हम इनको विल्सन क्लाउड चैम्बर में देखें इनके ट्रैक तो उसमें स्कैटरिंग शो होती है, इनका कंटिन्यूअस ट्रैक नहीं होता अल्फा पार्टिकल की तरह। इसके अलावा जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उस पे इनका इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अल्फा रेज के। और बीटा रेज जो हैं दिस प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस इन बेरियम प्लेटिनो साइनाइड एंड कैल्शियम टंगस्टन वेलेमाइट। क्योंकि इनका मैथ स्मॉल होता है तो ये इवन जो है एक लार्ज थिक मैटर में भी पेनिट्रेट कर सकती हैं, यानी 1 सेंटीमीटर ऑफ थिक एल्यूमिनियम शीट में इनकी पेनिट्रेशन हो सकती है। दे आर मोर इजीली स्कैटर्ड व्हेन पास थ्रू द मैटर क्योंकि इनका मैथ बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू एटॉमिक न्यूक्लियाई। इसके अलावा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ये इफेक्ट होती हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज होता है। ये जो इंटरेक्शन करती हैं मैटर के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से करती हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैमा रेज। जो गैमा रेज की वेलोसिटी है वो सेम होती है एज दैट ऑफ द लाइट। गैमा रेज जो है वो आयनाइजेशन प्रोड्यूस नहीं करती, या अगर करती भी हैं तो वो बहुत स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू अल्फा और बीटा रेज। अदरवाइज ये आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती ही नहीं है। जो फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट है इनका वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू बीटा रेज। ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं बेरियम प्लेटिनो साइनाइड पर। इसके अलावा ये बीटा रेज की निस्बत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसलिए ये 30 सेंटीमीटर थिक आयरन में से भी पास कर लेती हैं इजीली। इसके अलावा
ये जो है क्रिस्टल्स में से डिफ्रैक्ट हो सकती हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक्स-रे डिफ्रैक्शन होती है। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बिल्कुल भी अफ़ेक्ट नहीं होती क्योंकि ये न्यूट्रल होती हैं। और कुछ एक्सपेरिमेंट से ये भी पता चला कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ की तरह बिहेव करती हैं। गामा रेज़ मैटर में एब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं 3 तरीकों से या मैटर के साथ इंटरैक्ट करती हैं 3 तरीके से, जिसमें पहला है आपके पास फोटोइलेक्ट्रिक एब्ज़ॉर्प्शन और एमिशन, यानी इस केस में जब गामा रे स्ट्राइक करती है किसी एटम के साथ, तो ये एब्ज़ॉर्ब हो जाती है, एटम उस एनर्जी को लेता है और उसके अंदर से फिर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, एमिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की और उसकी वज़ह से जो आपके पास करंट है आपको मिलता है। दूसरे किस्म का जो इफ़ेक्ट है वो काउंटर इफ़ेक्ट है। इस केस में क्या होता है कि जो गामा रेज़ की एनर्जी है, वो मोर होती है दैट एनर्जी लिबरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो जो गामा रे जब किसी भी टकराती है इलेक्ट्रॉन एटम के पास से गुजरती है तो ये क्या करती है ये वहाँ से स्कैटर हो जाती है, इंटरैक्शन करती है, कुछ ना कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे देती है और इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो जाते हैं उस एनर्जी के साथ। थर्ड नंबर पे है आपके पास पेयर प्रोडक्शन, यानी जब गामा रे किसी एटम के पास से या किसी न्यूक्लियस के पास से गुजरती है तो फिर ये आपके पास फौरी तौर पर एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर में अम, जो है डिसइंटीग्रेट हो जाती है, यानी रे आपके पास थी और उससे बन गया आपके पास पेयर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का। अब बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो यहाँ देखने वाली बात ये है कि अभी हमने देखा कि जिस तरह गामा रेज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं कि गामा रे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है और ये फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पैदा कर रही है और इसके अलावा ये न्यूक्लियस में से निकल रही है। तो इसकी और एक्स-रेज़ की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कुछ-कुछ मिलती-जुलती हैं। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि एक्स-रे और गामा रे में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले डिफरेंस ये है कि सबसे पहले तो ये बात आती है कि दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। लेकिन इनमें जो डिफरेंस सबसे पहला है वो ये है कि गामा रेज़ प्रोड्यूस होती हैं स्पॉन्टेनियसली बाय द रेडियोएक्टिव एमिशन, जबकि एक्स रेज़ जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस के नतीजे में पैदा होती हैं फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। इसके अलावा जो गामा रेज़ हैं ये न्यूक्लियस में से निकलती हैं, इनका ओरिजिन न्यूक्लियस है, जबकि एक्स रेज़ जो है वो आपके पास इमिट होती हैं एटम में से, उनका ओरिजिन एटॉमिक है। और ये किस वजह से प्रोड्यूस होती हैं जब कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी सॉलिड टारगेट से स्ट्राइक करता है तो उसके नतीजे में एनर्जी किसी टारगेट के इलेक्ट्रॉन को मिलती है और वो किसी हायर लेवल से लोअर लेवल में या लोअर से हायर लेवल में जब ट्रांजिशंस करते हैं तो उसके नतीजे में एक्स रेज इमिट होती हैं। वेवलेंथ जो है गामा रे की वो बहुत शॉर्टर होती है एज कम्पेयर टू एक्स रेज की वेवलेंथ के, और पेनिट्रेशन पावर गामा रे की बहुत हायर होती है एज कम्पेयर टू एक्स रेज के। एक्स रेज जो है वो ह्यूमन फ्लैश में से गुजर सकता है बस, लेकिन जो गामा रेज हैं वो आयरन शीट में से भी पेनिट्रेट कर सकता है। गामा रे जो है वो मोनोक्रोमैटिक होती हैं, जबकि एक्स रेज जो है वो 3 किस्म की आती हैं आपके पास, हार्ड एक्स रेज होती हैं, सॉफ्ट एक्स रेज होती हैं और मीडियम एक्स रेज होती हैं। एक्स रेज जो है दे कैन प्रोड्यूस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन स्कैटरिंग, जबकि जो गामा रे है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग और इसके अलावा पॉजिटिव पेयर प्रोडक्शन भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। ये हमारे पास आ जाती हैं 3 किस्म की जो नेचुरल रेडिएशंस एमिट हुई थी, और अब हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी के कुछ फंडामेंटल लॉज़ हैं और वो लॉज़ हमें बताएँगे कि किस किस्म से आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कहीं पर भी रेडियो एक्टिविटी को या फिर इसके नतीजे से एसोसिएटेड फिनोमेना को। 1930 में सॉडी और फजन्स ने डिस्कवर किया था एक सिंपल लॉ जिसको हम डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। ये लॉ हमें क्या कहता है कि जितनी भी रेडियो एक्टिव ट्रांसमिटेशंस हैं, चाहे वो अल्फा है, चाहे वो बीटा है, वो जब एमिट होती हैं किसी भी न्यूक्लियस में से, तो इनकी एमिशन के नतीजे में एक न्यूक्लियाई जो है किसी न्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, तो जो नया एटम बनेगा, उसका जो मास नंबर होता है, वो 4 यूनिट्स कम हो जाता है और उसका जो चार्ज नंबर होता है या एटॉमिक नंबर जो होता है वो 2 यूनिट्स कम हो जाता है पेरेंट एटम की निस्बत, जिसका मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में ये 2 ग्रुप पीछे जो है वो शिफ्ट हो जाता है। यानी जैसे अगर रेडियम थी आपके पास, 226 उसका मास नंबर था और 88 उसका एटॉमिक नंबर था, तो अल्फा पार्टिकल जब एमिट होता है तो वो रेडियम 222 86 में कन्वर्ट हो जाता है। जब आपके पास एक रेडियोएक्टिव एटम में से बीटा पार्टिकल एमिट होता है, तो बीटा पार्टिकल 2 तरीके से एमिट हो सकता है, या तो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल हो सकता है या नेगेटिव बीटा पार्टिकल हो सकता है। जब नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट होता है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 टाइम इंक्रीज हो जाता है, जबकि जो एटॉमिक वेट है वो सेम रहता है। तो इस केस में आपके पास
जैसे अगर UX1 है 23490, तो ये जब इसमें से बीटा नेगेटिव वाला पार्टिकल निकलेगा तो दिस विल बिकम 91 UX टू 234। इसी तरीके से अगर इसमें से बीटा पॉजिटिव निकला होता तो ये आपके पास 89 हो जाता और 234 बनता। तो ये जो है आपके पास कहलाता है डिस्प्लेसमेंट लॉ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट लॉ भी आपका वो लॉ है जो आपको बताता है कि इन केस ऑफ अल्फा एमिशन या बीटा एमिशन आपके पास जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर गया है। और इसको हम डिटरमिन करते हैं बाय देयर मास एंड एटॉमिक नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। और जब आपके पास सक्सेसिव रेडियोएक्टिव चेंजेस आ रही होती हैं तो उसके नतीजे में आपके पास जो एक एलिमेंट है वो बहुत सारी जगह शिफ्ट करके किसी दूसरी जगह पे चला जाता है और इसी की बेस पर हमारे पास मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव सीरीज बनी हुई है जो नेचुरली हमें नजर आती हैं, यानी इस यूनिवर्स में मौजूद हैं जब से ये बनी है। तो उसमें आपके पास यूरेनियम रेडियम सीरीज है, एक्टीनियम सीरीज है और थोरियम सीरीज है। जब हम यूरेनियम रेडियम सीरीज की बात करते हैं तो ये वो सीरीज है जो कि जानी जाती है 4n+2 के नाम से। और इसमें क्या है कि अल्फा डिकेज होते हैं। हम ये कहते हैं कि इसमें पेरेंट एलिमेंट जो है वो यूरेनियम है जिसका एटॉमिक वेट 238 है और एटॉमिक नंबर 92 है। जबकि डिसइंटीग्रेट करती है बहुत स्लोली और कि इसका जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है इट इज अनअफेक्टेड बाय द एनी फिजिकल और केमिकल मींस, क्योंकि हाफ लाइफ जो है यूरेनियम की वो बहुत ज़्यादा है और ये कुछ 5000 मिलियन ईयर्स में डिसइंटीग्रेट करती है। तो इसकी डिसइंटीग्रेशन जब अल्फा पार्टिकल की वजह से होती है तो शुरू में कुछ अल्फा होती है, फिर आपके पास बीटा पार्टिकल से यूरेनियम 2 तक जाते हैं और फिर अल्फा पार्टिकल से इसकी इमिशंस होने लग जाती हैं और अल्फा पार्टिकल से होते होते एंड पर ये चली जाती है लेड पर जो कि आपके पास एक स्टेबल एलिमेंट है। और उसके दौरान में ये देखें रेडियम बनती है, फिर रेडॉन बनती है, फिर रेडियम ए, रेडियम सी, रेडियम बी और फिर फाइनली आपके पास ये लेड की फॉर्म में तक चली जाती है अल्फा एमिशन से। उसके बाद आपके पास एक्टीनियम सीरीज आती है। ये इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं n+3 से। पेरेंट सब्सटेंस इसमें प्रोक्टेनियम है और जो डिसइंटीग्रेट करता है इनटू एक्टीनियम और उसमें से अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं और जिनकी हाफ लाइफ 13.5 ईयर्स होती है और प्रोडक्ट इसकी एक्टीनियम डी है। देन आपके पास आती है थोरियम सीरीज, इसको आप 4n सीरीज भी कह सकते हैं। इसमें जो पेरेंट सब्सटेंस है वो थोरियम है जो कि मीजोथोरियम की फॉर्म में अल्फा पार्टिकल के जरिए बनती कन्वर्ट होती है। उसके बाद फिर बीटा पार्टिकल आपके पास बहुत सारे इमिट होते हैं और फाइनली ये आपके पास आइसोटोप ऑफ लेड कॉल्ड थोरियम डी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन दिस वे आपके पास 3 ये सीरीज़ हैं जो नेचुरली अकरिंग सीरीज़ हैं जिसमें आपको पता चला, इनको स्टडी करने से हमें पता चला कि अल्फा और बीटा डिकेज़ जो हैं वो हो रहे हैं। और जो गामा डिके है ना वो जहाँ पर भी होता है इट इज़ इन द कंपनी ऑफ अल्फा एंड बीटा डिके। जहाँ पर भी अल्फा और बीटा डिके होना है उसके साथ गामा डिके मस्ट है। उसकी रीज़न ये है कि आमतौर पर न्यूक्लियर में भी न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। जब अल्फा या बीटा निकलता है तो न्यूक्लियस किसी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जब वो एक्साइटेड से अपने ओरिजिनल लेवल पर आता है ना तो एक्स्ट्रा एनर्जी शेड ऑफ हो जाती है इन टर्म्स ऑफ गैमा, क्योंकि चार्ज तो कोई है नहीं, सिर्फ एनर्जी है गैमा। तो अब सेकंड लॉ जो हम पढ़ते हैं दैट इज या थ्योरी हम पढ़ते हैं दैट इज रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन और ये पेश की थी रदरफोर्ड और सोडी ने इन 1902 में। उन्होंने कहा कि आपके पास जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होती है वो किस वजह से होती है। पहली तो रीज़न ये है कि हर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो कॉन्स्टेंटली डिसइंटीग्रेट करता है फ्रेश रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट में विद द एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गैमा। जो नई प्रोडक्ट्स बनती हैं वो इंटायरली न्यू रेडियो एक्टिव और केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ बनती है। रिएक्शंस यूजुअली स्पॉन्टेनियस होते हैं। आप खुद किसी तरीके से इनको एक्सेलरेट या रिटार्ड नहीं कर सकते, यानी अगर आप चाहें कि ये रिएक्शन अब बहुत तेज हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, या आप चाहें कि ये रिएक्शन स्लो डाउन हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शंस जो नेचुरल रेडियोएक्टिव मटेरियल्स के हैं वो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, वो खुद ब खुद हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके पास अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं और वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनको अपने अंदर से निकाल देते हैं, ये बीटा को निकाल देते हैं ताकि वो एक स्टेबल फॉर्म में चले जाएं। अच्छा, एक रेडियो एक्टिविटी के बारे में ये बात है कि जब आपके पास इनका मैस नंबर जो है वो 100 से या 150 से ऊपर चला जाता है
तो फिर ये और मोस्टली 200 से ऊपर चला जाता है तो फिर आपके पास ये रेडियो एक्टिव स्पॉन्टेनियस डिके होना शुरू हो जाता है। यानी उसमें क्या होता है कि 200 से ऊपर जैसे ही ये जाता है तो जो न्यूट्रॉन्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं। तो प्रोटॉन जो रिपल्शन की फोर्सेज़ हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज़, वो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होती हैं और इसके अलावा जो न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज है तो वो भी उसके ऊपर इतनी खास कोई है अप्लाई नहीं होती। तो फिर क्या होता है कि ये जो अल्फा पार्टिकल की फॉर्म में कुछ पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। जब वो पार्टिकल बाहर निकलता है तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रांग हो जाती है और बाकी वाला जो आपका एटम है वो स्टेबल हो जाता है, सॉरी न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है जबकि अल्फा पार्टिकल बाहर निकल जाता है। लेकिन ये सारा काम होता है स्पॉन्टेनियसली और ये इस तरह भी नहीं है कि हर वक्त ही होता जा रहा है, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल को निकलने के लिए पता नहीं कितने मिलियन ईयर्स तक अटेम्प्ट्स करनी पड़ती हैं, फिर वो बाहर निकलता है। बहरहाल ये हम पढ़ेंगे जब हम अल्फा पार्टिकल की थ्योरी पढ़ेंगे कि किस तरीके से अल्फा डिके होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स जो कि पर सेकंड ब्रेक हो रहे हैं किसी भी इंस्टेंट पे वो प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। मतलब जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके पास प्रेजेंट है ना उनके हिसाब से ही डिके होना है। अगर ज्यादा है तो ज्यादा डिके हो जाएगा, अगर कम एटम्स हैं तो कम डिके हो जाएगा। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली या इस थ्योरी के रिलेटेड के अकॉर्डिंगली हम मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं कि ये जो रेट ऑफ डिके ऑफ द एटम्स है dN/dt, डीएन वो एटम्स हैं जो ब्रेक हो रहे हैं या जो डिके हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स एट द इनिशियल स्टेट। तो जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम खत्म करते हैं तो हमारे पास माइनस लैम्डा आ जाता है, जहाँ पे लैम्डा जो है डिके कांस्टेंट या रेडियो एक्टिव कांस्टेंट है, या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी हम इसको कहते हैं। तीन नामों से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। It is defined as the ratio of the amount of substance which disintegrates in the unit time to the amount of substance present। मतलब ये एक रेशो है कि कितने आपके पास डिके हो रहे हैं एटम्स पर यूनिट टाइम और किसके साथ हो रहे हैं, मतलब जो ओरिजिनल आपके पास सब्सटेंस है उसके हिसाब से। तो जब हम इसको देखते हैं कि एट एनी टाइम ये प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको इस फॉर्म में लिख देते हैं dN/n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt और हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेशन के नतीजे में यहाँ नेचुरल लॉग ऑफ n आ जाएगा विच इज इक्वल टू लैम्डा t प्लस c। यहाँ पर c जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अगर हम इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करें कि जब आपके पास टाइम 0 था तो जो नंबर ऑफ एटम्स थे वो एन नॉट थे, यानी मैक्सिमम या ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स। तो आप इसको पुट कर देते हैं टी को 0 और यहाँ पर आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एन नॉट आ जाएगा और सी इसके बराबर आएगा। हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करके हमने ये देखा कि जब हमारे पास नेचुरल लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो वो डिवीजन की फॉर्म में आ जाता है। तो ये बन जाता है n/n0 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी, यानी हमने इस इक्वेशन का लिया एंटी लॉग। तो हमारे पास बन जाता है n इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। यहाँ से हमें जो चीज़ पता चलती है वो ये पता चलती है कि अब ये हमारे पास जो डिके हो रहा है ये एक्सपोनेंशियल नेचर का है। यानी हमारे पास जो भी डिके होगा वो किस तरह होगा कि एक्सपोनेंशियली ये जो है कम हो रहे हैं elements. This integration is proportional to the dN/dt and the curve between ionization produced in time will be an exponential curve. रदरफोर्ड और सोडी ने इस पूरी थ्योरी को स्टडी किया था थोरियम के लिए। उन्होंने कहा कि जो थोरियम एक्स है ये वो एलिमेंट है जो डिके हो रहा है और उसके नतीजे में और उन्होंने ये देखकर हैरान रह गए कि जब ये आपके पास डिके हो रहा था ना तो आफ्टर सम टाइम जैसे कुछ 5, 6, 10, 11 मिनट के बाद उन्होंने देखा कि ये एक ग्रोथ भी हो रही है और वो ग्रोथ किस में हो रही थी, थोरियम की ग्रोथ हो रही थी। एक और एलिमेंट उन्हें मिला जो कि ग्रो हो रहा था, जो ग्रो हो रहा था या जो रिकवर हो रहा था वो थोरियम थी। तो जो आपके पास डिके हो रहा था वो फॉलो कर रहा था एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी को जो कि थोरियम एक्स था और उसके नतीजे में जो रिकवरी का हमें मिला उसका फॉर्मूला था एन नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी, जो हमें बता रहा था कि अगर कुछ एलिमेंट डिके हो रहा है ना तो उसके नतीजे में एक प्रोड्यूस भी हो रहा है। तो जो डिके होने वाला था उसको पेरेंट का नाम दे दिया गया और जो ग्रो हो रहा था, जो रिकवर हो रहा था, उसको हमने डॉटर न्यूक्लियाई का नाम दे दिया। इसी तरीके से जब इसको मैरी क्यूरी ने स्टडी किया, क्यूरी फैमिली ने, तो उन्होंने ये स्टडी की यूरेनियम के लिए। तो यूरेनियम के लिए जब देखा तो यूरेनियम यू एक्स जो है वो डिके हो रहा था और जो यू था
वो ग्रो कर रहा था, बस दोनों में डिफरेंस ये था कि यूरेनियम का जो डिके टाइम था वो 24 डेज़ था और जबकि थोरियम का जो था वो 3.5 डेज़ था। तो इन दिस वे हमें पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई मिलता है। वो ग्राफ जो कि डिके हो रहा है वो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है और जो ग्रो कर रहा है वो डॉटर न्यूक्लियाई होता है। अब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसको हमने लैम्ब्डा का नाम दिया है, उसको हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट आप ऐसे ऑब्टेन करेंगे कि ये आपके पास फॉर्मूला है एक्टिविटी का मतलब डिके का n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्ब्डा टी। तो अगर हम टी को 1 बाय लैम्ब्डा पुट कर देते हैं तो हमारे पास n बाय n नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस 1 बाय लैम्ब्डा इनटू लैम्ब्डा आएगा, यानी 1 बाय एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर जो लैम्ब्डा है वो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, जो कि आपके पास रेशो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टू दैट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट एट दैट टाइम। अब हम कुछ एसोसिएटेड फिनोमेना की तरफ आ जाते हैं जिसमें हाफ लाइफ आता है। हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट का वो टाइम है जिसमें जो सैंपल है उसमें हाफ ऑफ द जो न्यूक्लियाई हैं वो डिके हो जाते हैं इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, तो उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। ये न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है प्योरली और इससे कोई भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट नहीं होती, या ये हाफ लाइफ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से इफेक्ट नहीं हो सकती। यूरेनियम की हाफ लाइफ 4.5 इंटू 10⁻9 ईयर्स होती है और रेडियो एक्टिव एक बिल्कुल रैंडम प्रोसेस है। आपको ये पता चल जाएगा कि हाफ जो न्यूक्लियाई हैं वो डिके होंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं लगेगा कि कौन सा एलिमेंट डिके होगा और कौन सा नहीं होगा। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे अगर आप एक पॉपकॉर्न्स खरीदते हैं, मतलब आप एक पैकेट खरीदते हैं होम घर में पॉपकॉर्न्स बनाने के लिए और आप उसको ओवन में रख देते हैं और आप उसको टाइमर लगा देते हैं कि 2 मिनट में ये पॉपकॉर्न बन जाएंगे। अब 2 मिनट के बाद आप जब निकालेंगे ना सारे पॉपकॉर्न्स बन चुके होंगे, लेकिन कौन सा दाना मकई का कब पॉपकॉर्न बना था ये आप नहीं बता सकते। तो ऐसे ही हाफ लाइफ में आधे एलिमेंट्स डिके हो चुके होते हैं, लेकिन कौन सा न्यूक्लियाई या कौन सा एटम पहले डिके हुआ है आप ये नहीं बता सकते। तो ये एक थॉरली रैंडम प्रोसेस है। अब आप मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पे आ जाएं। हम कहते हैं कि कंसीडर एक आपके पास एलिमेंट है जिसके n नॉट नंबर ऑफ एटम्स थे जो t इज इक्वल टू 0 टाइम पर थे। डिके प्रोसेस जब बिगिन हुआ है और एटम डिक्रीज होना शुरू हो गए हैं, तो एट एनी टाइम t जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो n है। और हम अस्यूम करते हैं कि dn वो एटम्स हैं जो टिके हुए हैं इन टाइम dt में। तो ये जो रेट ऑफ डिके या डिसइंटीग्रेशन है, जिसको हम कहते हैं कि इतने नंबर ऑफ एटम्स टिके हुए हैं पर यूनिट टाइम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। और जब हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी में लेके जाते हैं तो ये माइनस लैम्डा एन हो जाता है। हम बात कर चुके हैं कि लैम्डा जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। नेगेटिव साइन का मतलब ये है यहाँ पर कि जो आपके पास एटम है वो कम होते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ। हम इसको dn बाय n की फॉर्म में लेके जाते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास बन जाता है n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। इसलिए मैंने इसको एडवांस कर दिया, ये जल्दी से कर दिया क्योंकि ये हम कर चुके हुए हैं। अब अगर हम इस t को t हाफ पुट करते हैं और n नॉट को सॉरी n को n नॉट बाय 2 पुट करते हैं कि अब हमारे पास आधे एटम्स रह गए हैं और t जो है वो हाफ टाइम गुजर चुका है। तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो बनता है n नॉट बाय 2 इज इक्वल टू n नॉट से कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ हमारे पास 2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल लैम्डा टी हाफ रह जाएगी। हम इसका लेंगे लॉग तो हमारे पास लैम्डा टी हाफ विल बी इक्वल टू एल नेचुरल लॉग ऑफ 2 बन जाएगा, विच इज 0.693 बाय लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पर हाफ लाइफ जो है और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट का ये रिलेशनशिप है। यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, अगर हम इस लैम्डा को 0 पुट कर देते हैं, यानी अब हम कहते हैं कि हमारे पास कंप्लीट इक्विलिब्रियम आ गया है, कोई डिके नहीं हो रहा, तो हमारे पास हाफ लाइफ क्या हो जाएगी 1/0 इज इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कंप्लीट डिके के लिए आपको इन्फिनिट टाइम चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से कभी भी आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट फुली डिके नहीं होते। यहाँ से हम एक्टिविटी की तरफ आते हैं कि रेडियो एक्टिविटी को हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो ये जो रेट ऑफ डिके ऑफ एटम है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, इसको आप डिके रेट या एक्टिविटी कहते हैं, माइनस डी एन बाई डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप n इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी पुट करें और उसका डेरिवेटिव ले लें, तो ये बन जाता है लैम्डा एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। यहाँ से अब हम इस r को r नॉट से डिवाइड कर देते हैं, तो दिस r बाय r नॉट विल बी इक्वल टू लैम्डा n बाय n नॉट और फिर n विल बी इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। n नॉट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास लैम्डा लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा एंड देन r विल बी इक्वल टू r नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। ये आपके पास कहलाता है डिके रेट या एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट।
जिस तरीके से हाफ लाइफ है इसी तरीके से हमारे पास मीन लाइफ टाइम भी होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, क्योंकि हम इसका टोटल लाइफ टाइम तो निकाल नहीं सकते। अभी हमने बात की है कि डिके कांस्टेंट जीरो होने का मतलब है इन्फिनिट टाइम। इन्फिनिट टाइम हम निकाल नहीं सकते, तो फिर हम मीन लाइफ टाइम लेते हैं। मीन लाइफ टाइम जो है आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, वो टोटल लाइफ टाइम है दैट इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड मीन लाइफ टाइम। जब आप टोटल लाइफ टाइम को टोटल नंबर ऑफ एटम्स के साथ डिवाइड करते हैं तो आपके पास मीन लाइफ टाइम आता है। इसको आप टी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एटम का लाइफ टाइम अगर टी है और टोटल एटम आपके पास डी एन का आप इंटीग्रेशन से ले रहे हैं, तो आपके पास टोटल एटम्स क्या होंगे उस पूरे लाइफ टाइम में जितने एटम्स हैं, डी एन इंटू टी। टोटल लाइफ टाइम विल बी इक्वल टू डी एन इंटू टी। अब हम डी एन की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे, दैट इज माइनस लैम्डा एन टी। ये हमें मिला है डी एन बाई एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डी टी से। तो यहाँ पर ये वैल्यू जब हम पुट करते हैं और हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स को हम टी इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिट लिमिट तक जब देखते हैं तो ये एन इन्फिनिटी माइनस एन नॉट आता है विच इज इक्वल टू माइनस एन नॉट। अब हम टोटल लाइफ टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम पुट कर देते हैं। टोटल लाइफ टाइम इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी लैम्डा एन टी डी टी डिवाइडेड बाय माइनस एन नॉट। अब आप देखेंगे माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है, एन नॉट रह गया। एन नॉट जो है वो आपके पास एन नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये रिलेशनशिप रह जाएगा लैम्डा टी एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी डी टी। इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास यू वी इंटेग्रल की फॉर्म है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आप लेते हैं यू वी इंटीग्रेटेड माइनस इंटेग्रल वी इंटीग्रेटेड डी यू। इस फॉर्मूला में अगर हम टी को यू पुट कर दें और एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी को वी पुट कर दें और इस फॉर्मूला को लगाते हुए हम इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी टी स्टार विल बी इक्वल टू वन बाय लैम्डा। और अगर हम वन बाय लैम्डा की वैल्यू टी हाफ की फॉर्म में पुट करें तो दैट विल बी इक्वल टू टी हाफ बाय 0.693। यानी ये जो टी स्टार है दिस इज ग्रेटर देन द हाफ लाइफ। तो इसका मतलब है कि जो मीन लाइफ टाइम है वो ग्रेटर होती है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एक हम रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम की बात है, चले वो अब हम कल कर लेंगे क्योंकि टाइम जो है हमारे पास बहुत शॉर्ट है।